नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एंटी हिंदू एजेंडा कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जेहन में समा चुकी है और इसी के कारण विपक्ष यानी इंडी अलायंस के अंदर भगदड़ मचा हुआ है और मोदी का आंकड़ा धीरे धीरे लोकसभा के अंदर बढ़ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने हर एक मौके पर एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम एजेंडा चलाया है और जिसके बाद उनके ऊपर दबाव पड़ा और उस दबाव का कोई असर नहीं हुआ है। अब एक ही विकल्प बचता है और वो छोटी छोटी पार्टियां उस विकल्प की तरफ चल रही है कि नहीं, अब कांग्रेस के पीछे पीछे चलने का मतलब है कि अपना राजनीतिक अस्तित्व खत्म कर देना, आगे का राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाना। और इसलिए छोटी पार्टियों के सांसदों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन दोनों के बीच एक कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है और वो प्रतिस्पर्धा है कि मोदी का सपोर्ट कैसे लिया जा सकता है और कैसे राहुल गांधी के एंटी हिंदू रवैये से अपने आप को अलग किया जा सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा राहुल गांधी जो एक्टिव मोड में रहते हैं उसमें एंटी हिंदू तरीके ही उनके होते हैं। जैसे वीर सावरकर के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए पहले शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि जब महाराष्ट्र आते हैं तो वीर सावरकर का अपमान न करें। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अगर आप मंच पर आते हैं और अघाड़ी के दूसरे नेता भी साथ में हैं या फिर सपोर्ट एक दूसरे को मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में कभी वीर सावरकर का अपमान करने की कोशिश न करें। और ये राहुल गांधी के भेजे में नहीं आ रहा, दिमाग में अट नहीं रहा, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा गुट एंटी हिंदू है और इनको समर्थन भी विदेशी ताकतों से जो मिलता है वो हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ है। और ऐसा नहीं है कि विदेशी ताकतें जो राहुल गांधी को सपोर्ट करता है वो सब मुसलमान के सपोर्टर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वो एंटी हिंदू रवैया दिखाने का एक बड़ा मकसद ये होता है कि कम से कम मुसलमानों को इसके खिलाफ भड़काओ, हिंदू मुस्लिम के बीच एक बड़ी खाई पैदा करो और इसके लिए मुसलमानों का सपोर्ट करो ताकि मिशनरियों का दबाव कम होता रहे। यानी मिशनरियों के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो सवाल ना उठे। ये कॉन्स्पिरेसी राहुल गांधी के अंदर है। इसी के कारण अब समस्याएं पैदा इंडी गठबंधन के अंदर हो रही है। सबसे पहले शरद पवार ने एक बड़ा संकेत दिया है और शरद पवार की पार्टी का मर्जर प्लान चल रहा है अजीत पवार की पार्टी के साथ। इसके लिए पहले शरद पवार ने अपने जन्मदिन के मौके पर हुई पारिवारिक मीटिंग में ही संकेत देना शुरू कर दिया था और अब 2 दिन पहले सुप्रिया सुले ने एक नहीं कई संकेत ऐसे दिए जिसके कारण यह लग रहा है कि सुप्रिया सुले अब एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तड़प रही हैं। उन्हें भी केंद्र में एक भूमिका चाहिए। जैसे शरद पवार यूपीए का हिस्सा रहा करते थे, ये एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तड़प रही है और शरद पवार के 8 लोकसभा सांसद सब एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए सुप्रिया सुले ने 2 बड़े काम किए। पहला काम तो ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल पर एक विराम लगा दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम राजनीति में हैं और इतनी बार 4 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार के सांसद में ये हम ईवीएम से ही वोट डाले गए, तो ऐसे में ये कौन सा मोरल राइट है आपके पास कि आप उसी ईवीएम के माध्यम से चुनकर आते हैं और उसके बाद उसी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। ये सीधे राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा था, क्योंकि राहुल गांधी जहां से हारे वहां भी ईवीएम से वोटिंग हुई थी, अमेठी से, और उसके बाद जहां से जीते वहां भी ईवीएम से वोटिंग हुई थी, वायनाड से। उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पहली बार संसद में आई और वो क्या बिना ईवीएम की वोटिंग हुई थी वायनाड से? इसलिए अगर आप उसी ईवीएम के माध्यम से चुन कर आते हो तो आपके पास मोरल राइट नहीं है उस ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने का कि इससे फर्जी वोटिंग होती है। यह सुप्रिया सुले ने पूरा यू टर्न ले लिया, जहां पर शरद पवार कुछ दिन पहले अपना एक लीगल टीम बना रहे थे और कह रहे थे कि आप ईवीएम के खिलाफ
जितने हो सके सबूत इकट्ठा करो। उन्होंने 2 ग्राम पंचायतों में मीटिंग भी की थी और यह भी प्रस्ताव पारित करवाया था कि यहां पर बैलेट पेपर के आधार पर, बैलेट पेपर से वोटिंग की जाए। लेकिन शरद पवार अभी शांत हैं और सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा दिया गया है। सुप्रिया सुले ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करके अघाड़ी नहीं बल्कि इंडी अलायंस में एक नई दिशा तय कर दी है कि हम कांग्रेस के इस ईवीएम के खिलाफ अभियान में साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब हम एनडीए की तरफ और एनडीए के पक्ष में ईवीएम के मुद्दे पर रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने एक और की और वो अजीत पवार से संबंधित है, क्योंकि मर्जर प्लान की बात ये जो शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर पारिवारिक मीटिंग के साथ शुरू हुआ था, उसके अगले स्टेप में सुप्रिया सुले आगे आई और उन्होंने युजगेंद्र पवार जो अजीत पवार के भतीजे हैं, जिन्होंने अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और चुनाव में हार के बाद रिकाउंटिंग के लिए चुनाव आयोग में अपील दायर की थी, उनको कहा और सुप्रिया सुले ने यह मनवाया और युगेंद्र पवार ने अपने अपील वापस ले ली कि हमें रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। और इसकी जानकारी भी सुप्रिया सुले दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने युगेंद्र को बोला है कि हम अब ये अपील वापस ले लिया जाए और अजीत पवार के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हम एक परिवार के हैं, परिवार की विरासत हमारे साथ होनी चाहिए और हम उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मतलब जो मर्जर प्लान चल रहा था उसमें अगला स्टेप सुप्रिया सुले ने उठाया और जिस तरह से संसद के अंदर राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय भी सुप्रिया सुले अलग थलग दिखाई पड़ रही थी, उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही थी। उससे भी लग रहा है कि अब इंडी गठबंधन का की एक बड़ी पार्टी बाहर आने वाली है, यानी कि अब वो मोदी के साथ आने वाली है, राहुल गांधी के साथ नहीं रहेगी। इसलिए सुप्रिया सुले का अगला स्टेप देखने का इंतजार है कि वो सीधे तौर पर राहुल गांधी की टीम से बाहर हो जाती है, इंडी गठबंधन से बाहर होकर एनडीए का हिस्सा बनती है, या फिर अजीत पवार और शरद पवार दोनों की पार्टी एकजुट होकर फिर 8 सांसद जो शरद पवार की पार्टी के हैं वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, मोदी के सपोर्ट में आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ही उद्धव ठाकरे भी इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। उद्धव ठाकरे का कंफ्यूजन तो स्पष्ट है, लेकिन उनके सांसदों के बीच कंफ्यूजन नहीं है। उनके सांसद बार बार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि नहीं, अगर आगे पार्लियामेंट के अंदर ऐसे हंगामे हुए और खासकर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर, तो हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हम सीधे तौर पर एनडीए का समर्थन करेंगे। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जिस तरीके से कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है और उसकी मीटिंगों में टीएमसी, कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता हंगामा कर रहे हैं, उससे बदनामी हुई है कि हम लोग पूरी तरह से मुस्लिम सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं। हमारे ऊपर ठप्पा लग रहा है मौलाना पार्टी होने का और यह ठप्पा लेकर हम चुनावी मैदान में नहीं जा सकते। इसलिए बीएमसी में जिस तरीके से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच टकराव चल रहा है अलग अलग चुनाव लड़ने का, दूसरी तरफ खिचड़ी पक रही है इस बात को लेकर कि हम मुद्दा आधारित समर्थन करें, मुद्दा आधारित विरोध करें। यानी कि सामान्य स्तर पर अगर कोई बिल पेश हो रहा है जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर है, उसमें से कुछ का सपोर्ट कर सकते हैं। और जब हिंदू आधारित यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर यानी मुसलमानों के खिलाफ ऐसी स्थिति में कोई बिल पारित किया जाता है, चाहे वर्शिप एक्ट के खिलाफ अगर संशोधन विधेयक पारित होगा किया जाना हो, या फिर ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ किया जाना हो, या किसी भी स्तर पर मुसलमानों को जो अतिरिक्त अधिकार दे दिए गए हैं उसके खिलाफ कोई बिल आएगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि मोदी सरकार का सपोर्ट करेंगे। और खासकर जो अभी विधेयक पेश होने वाला है अगले सेशन में, उसमें तो हम किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं करने वाले हैं। यानी कि 9 सांसद उद्धव ठाकरे के नाक में दम करके रखे हैं कि इस बार
अगर आपने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध करने या वॉकआउट करने की बात की तो हम आपका वॉकआउट कर जाएंगे और अब आपकी बात इस मामले में सहने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि 17 सांसद ऐसे हैं जो लोकसभा में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 17 ही नहीं है, कांग्रेस के अंदर जो पिछले दिनों सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें भी राहुल गांधी को एक एक कर संकेत दिया गया कि अगर आप इसी तरह का रवैया अपनाते रहे तो कांग्रेस के अंदर भी विस्फोटक स्थिति है। आप जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर विदेशी ताकतों से मिली भगत का जो आरोप लग रहा है उसमें आपके पास कोई सफाई नहीं है, तो इससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही है कि कांग्रेस पूरी तरीके से विदेशी एजेंटों वाली पार्टी बन गई है। और जो खबरें आ रही है सामने और जिस तरीके से निर्णय लेने का अधिकार 5-6 नेताओं के भीतर के गुट को दे दिया गया है, उससे भी कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति है। आप वरिष्ठ नेताओं को जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इग्नोर कर रहे हो और केवल केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी के टीम के 1-2 और नेताओं के साथ बैठकर निर्णय ले लेते हो कि आगे हमें पार्लियामेंट में स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, पार्लियामेंट के बाहर स्ट्रेटजी कैसी बनानी है, किस मुद्दे पर कौन सा स्टैंड रखना है, और खासकर मुस्लिम मुद्दों पर तो आप सुपर एक्टिव मोड में आ जाते हो जैसे संभल का आया है। इससे कांग्रेस आगे 20-25 सालों तक उभर नहीं पाएगी अगर आपने ये स्ट्रेटजी चेंज नहीं की। मतलब कांग्रेस में जो विस्फोटक स्थिति है ये राहुल गांधी के रवैये के कारण है। और दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टियां, यहां तक कि आंध्र प्रदेश की भी पार्टी जो है जगन मोहन रेड्डी की, वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है मुद्दा आधारित। तो जिस तरह ये पूरा सिनारियो चेंज हुआ है, एंटी हिंदू एजेंडा कांग्रेस पर हावी हुआ है, विपक्ष के अंदर, इंडी अलायंस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि अब आगे के समय में पार्लियामेंट में भी स्ट्रेटजी कांग्रेस की नहीं चलेगी और अगर ऐसे करने की कोशिश कांग्रेस ने की तो हम सपोर्ट और विरोध करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम किसी के पिछलग्गू बनकर सामने नहीं आएंगे। 24 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो मोदी के सपोर्ट में आ रहे हैं और राहुल गांधी का संसद में आंकड़ा कम हो रहा है, जिसके कारण कांग्रेस के अंदर चिंतन पर चिंतन बैठक चल रही है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो होना था वो हो गया है और आगे भी वही होगा, क्योंकि राहुल गांधी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी की टीम उनको वही सलाह देती है जो कि वो सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब संसद के अंदर जो धड़ाधड़ आंकड़े बढ़ रहे हैं एनडीए का, उससे परेशानियां तो कांग्रेस की बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ये एजेंडे भी बदलेंगे। अब ये तय हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति के केंद्र में मुसलमान नहीं रहेगा और अब हिंदुओं की राजनीति ही होगी। अलग अलग स्टेट में चुनाव के समय भी ये धीरे धीरे बढ़ेगा और सारी पार्टियां जो आजकल मौलाना परस्त पार्टी बनने की होड़ में है वो भी इधर की तरफ लुढ़कने लगी है। और इसकी शुरुआत जो महाराष्ट्र से हुई है, आगे आने वाले चुनावों में भी ये दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।